हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी की आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कल की क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है। इसी इंटरेक्शन की स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो आइए देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी को ही हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ये इंटरेक्शन क्या क्या हो सकते हैं? अगर रेडिएशन किसी मैटर से इंटरेक्ट करता है या रेडिएशन किसी मैटर पे पड़ता है तो क्या क्या हो सकता है? एक चीज तो ये हो सकती है कि वो एब्जॉर्ब हो जाए उस मैटर में। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि वो मैटर उस रेडिएशन को एमिट कर दे, या तीसरी चीज हो सकती है स्कैटरिंग हो सकती है। तो ये तीनों इंटरेक्शंस होते हैं जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल होता है किसी मैटर के ऊपर। इस टेक्निक की स्टडी यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक की स्टडी हम मैटर की स्टडी के लिए करते हैं, या मैटर को अगर किसी मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज की स्टडी हमको करनी है तो उसके लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक का यूज करते हैं। या अगर हमें किसी फिजिकल प्रोसेस की स्टडी करनी है तब भी हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। एक चीज ये भी होती है कि हमें तो बायोलॉजी में इसका यूज देखना है, तो बायोलॉजी में इसका यूज कहाँ पे होता है? अगर हमें टिश्यू एनालिसिस करनी है, टिश्यू एनालिसिस करने के लिए और मेडिकल इमेजिंग करने के लिए इसका यूज होता है। जैसे एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, तो इन सारी चीजों में स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक का यूज होता है। अब देखिए, बेस्ड ऑन इंटरेक्शन विथ मैटर तीन तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी को तीन भाग में क्लासिफाई किया गया है। पहली चीज, एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा हम कहते हैं स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि स्कैटरिंग पे बेस होती है। और तीसरी होती है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि एमिशन पे बेस होती है। अब देखिए, डिस्कस करते हैं कि क्या प्रिंसिपल होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होते हैं किसी एटम में वो अलग अलग शेल्स में होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स होते हैं और उन्हीं में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। अलग अलग शेल KLMN नाम के 4 शेल होते हैं। उन चारों शेल की अलग अलग एनर्जी लेवल्स होती हैं। इन्हीं शेल्स को हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। एक एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन्हीं ऑर्बिटल्स में रोटेट करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स किस एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में मूव भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जो एनर्जी बैरियर है, यानी कि जो एनर्जी का लेवल है, उसको अगर ये ओवरकम कर जाएं तो क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स में मूव बिटवीन ऑर्बिटल्स बाय एब्जॉर्बिंग और एमिटिंग द एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, अगर उतनी ही लाइट एब्जॉर्ब हो जाए या उतने ही रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाए या उतना ही जो रेडिएशन है वो रिलीज्ड हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में मूव कर सकते हैं। देखिए, अब क्या होता है, दो चीजें हो सकती हैं। या तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, पहली कंडीशन हम देखते हैं, तो क्या होगा? वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल की ओर मूव कर जाएगा। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिलीज कर दी तो ऐसे केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे मूव कर जाएगा, मतलब हायर टू लोअर इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। देखिए क्या होता है, ग्राउंड स्टेट यानी कि जिस स्टेट में इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट होता है। तो पहली कंडीशन को हम लेते हैं, ये कंडीशन है एक्साइटेशन। इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्साइटेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे मूव कर गया। यहाँ देखिए, ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन्स थे, अब क्या हुआ? कुछ एनर्जी मिली तो ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल पे मूव कर गए। पहला इलेक्ट्रॉन, उसको कम एनर्जी मिली तो वो पास वाले ही शेल में मूव किया जिसका एनर्जी डिफरेंस कम था। दूसरे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिली तो वो ज्यादा एनर्जी डिफरेंस को एकम्प्लिश कर गया या ओवरकम कर गया, तो ये और हायर एनर्जी ऑर्बिटल में पहुंच गया। और तीसरा, जिसको सबसे ज्यादा एनर्जी मिली तो वो और भी हायर एनर्जी ऑर्बिटल में पहुंच गया। जब ये इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच जाते हैं
तो इस स्टेट को हम एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं। अब देखिए दूसरी कंडीशन को हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट्स में होते हैं, और एक्साइटेड स्टेट से मतलब हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में होते हैं। हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में मूव कर जाते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, लाइट एमिट होती है अलग अलग वेवलेंथ की। तो इस प्रोसेस को हम एमिशन कहते हैं। मतलब एक्साइटेड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम एमिशन कहते हैं। तो देखिए जब हायर एनर्जी ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल पे मूव किया तो अलग अलग वेवलेंथ, यहां से यहां आने में एनर्जी का डिफरेंस अलग होगा, तो एक वेवलेंथ एमिट हुई। यहां से यहां आने में कम एनर्जी चाहिए होगी तो दूसरी वेवलेंथ एमिट हुई। यहां से यहां आने में और भी कम एनर्जी चाहिए होगी तो और कम एनर्जी की वेवलेंथ और कम वेवलेंथ की लाइट यहाँ पे एमिट हुई। अब देखिए एक चीज क्या होती है कि हर एलिमेंट की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। वो यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है, वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। हर एलिमेंट का अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है। इसी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हर एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। तो हर एलिमेंट में हम ये भी कह सकते हैं कि एक यूनिक नंबर के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग शेल्स में कितने प्रेजेंट हैं इलेक्ट्रॉन्स वो अलग अलग होते हैं, किसमें, अलग अलग एलिमेंट्स में। ये एलिमेंट की अलग अलग एलिमेंट्स की एक आइडेंटिटी होती है, वो वैल्यू यूनिक होती है कि किस शेल में किस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये चीज एक उसकी अपनी आइडेंटिटी है। तो इसी हिसाब से एलिमेंट एब्जॉर्ब भी करेगा लाइट को या एनर्जी को, या रिलीज भी करेगा एनर्जी को। तो ये एक पैटर्न देता है, ये एक एनर्जी पैटर्न देता है। मान लीजिए कहीं पे ज्यादा है किसी एलिमेंट में, किसी शेल में इलेक्ट्रॉन, और किसी शेल में किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन कम है, तो उसी हिसाब से ये एनर्जी का पैटर्न देगा। मतलब जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा और रिलीज करेगा वो डिफरेंट होगी। तो यही उस एलिमेंट की एक केमिकल आइडेंटिटी को बताता है, और इसी स्पेक्ट्रम को, इसी एनर्जी रिलीज को या एनर्जी जो एक्साइट करने के लिए हमें चाहिए होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब को हम लोग मॉनिटर करते हैं, और स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक इसी पे बेस्ड होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फॉल कराया जाता है किसी एलिमेंट पे, और फिर उसका स्पेक्ट्रा नोट किया जाता है। यही टेक्निक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो ये मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, इससे हम पता लगा सकते हैं, और यूनिक आइडेंटिटी इससे हर एलिमेंट की हम पता कर सकते हैं, या कहीं किसी सैंपल में कौन सा एलिमेंट ज्यादा है या कौन सा एलिमेंट कम है, इस चीज को भी हम पता कर सकते हैं। इससे हम कौन सा एटम है, मतलब टाइप ऑफ एटम भी पता कर सकते हैं, और अमाउंट ऑफ एटम भी पता कर सकते हैं कि कितने वो एटम कौन सा है और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। कैसे पता कर सकते हैं कि जो चेंज होगा वेवलेंथ में, वेवलेंथ के चेंज को हम मेजर करके, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट में क्या चेंज है, इस चीज को मेजर करके हम ये चीज पता कर सकते हैं कि किसी सैंपल में कौन सा एटम प्रेजेंट है और उस एटम का कितना अमाउंट है। कैसे, वेवलेंथ को या लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करके। तो बच्चों आज हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया। ये टेक्निक्स, जितनी भी टेक्निक्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो इसी बेसिस पे सारी टेक्निक्स बेस्ड हैं। और आगे चल के हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी स्टडी करेंगे, और डिफरेंट टाइप्स की जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी।